हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसी होती है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी मैग्नेटिक एज वेल एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इन सभी डिटेल्स को डिटरमिन करने के लिए आपको 3 थ्योरीज पढ़नी होंगी। एक होता है वर्नर्स थ्योरी, सेकेंड होता है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और थर्ड होता है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी, इस वजह से वीवीडी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिकमेंड किया गया था और फिर इसके बाद में वीवीडी थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशन थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशन थी, इस वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को रिकमेंड किया गया था। इन सभी थ्योरीज को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और ये सभी डिटेल्स हम लोग डिटरमिन करेंगे कि बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिकल एज वेल एज मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हम लोग डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे वर्नर्स थ्योरी के बारे में। अब देखिए भाई, किसी भी कंपाउंड्स में अगर आप बॉन्डिंग डिटरमिन करना चाहते हैं तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उन एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलता हूँ तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर आपको मालूम है तो उनके चार्ज बैलेंस करके आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में उसमें आप टाइप ऑफ बॉन्ड भी डिटरमिन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसी तरह से वर्नर्स थ्योरी ने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है तो उसकी वैलेंसी के बारे में एक्सप्लेन किया, उसकी वैलेंसी के बारे में एक्सप्लेन किया। तो वर्नर थ्योरी ने बताया कि जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी 2 टाइप की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी कॉम्प्लेक्स में हम कैसे डिटरमिन करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये हो गया आपका बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है भाई, ये टॉपिक हो गया। अब देखिए, सबसे पहले जो थ्योरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी ये पार्ट हो गया। आप देखिए, ध्यान दीजिए भाई, इन्होंने ये बोला कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो फर्स्ट पॉइंट में लिख देता हूँ, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है CMA जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम हैज़ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, हैज़ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ठीक है भाई, इसको लिख दिया मैंने, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, चलिए ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी, और एक सेकेंड जो होता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है भाई, सेकेंडरी वैलेंसी ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं और इन दोनों को किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है भाई, और यहाँ पे हो जाता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में बोलने वाला हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है आपका प्राइमरी वैलेंसी PV, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप PV लिखिए, प्राइमरी वैलेंसी, इसको आप SV लिखिए। ठीक है भाई, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय या रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन, ये नंबर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, जो हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर किया हुआ था तो उसमें से हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी खासतौर से रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करें, ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर्स, कोऑर्डिनेशन, ये CN कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कोऑर्डिनेशन नंबर्स। ठीक है भाई, CN क्या हो गया भाई, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट। ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है भाई, आप ध्यान दीजिए, अगर मैं एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, जैसे Fe हो गया, ये आपका NH3 हो गया, होल 4 हो गया, ये Cl2 हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ पर मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, SO4 डाल दिया। ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है इस कॉम्प्लेक्स में तो मुझे क्या करना है भाई,
इस सेंट्रल मेटल एटम, ये जो आपका Fe दिया, आयरन दिया हुआ है, इस सेंट्रल मेटल एटम की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें अगर आप देखें तो ये Fe हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। फिर इसके बाद में 2, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये हो गया -1। हेलोजन है, क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1 होता है। ये आपका यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड होता है। अब देखिए SO4 का चार्ज कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए Fe, और ये हो जाएगा -4 = 0, ये न्यूट्रल है तो 0 कर लेंगे, और Fe = +4 आ जाएगा। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4। ये +4 हो गया, क्या हो गया, प्राइमरी वैलेंसी, बिकॉज प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स में आप प्राइमरी वैलेंसी डिटरमिन करिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकालना है। ठीक है भाई। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed between ligands and central metal atom inside coordination bracket। ये दिया है coordination bracket। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर ही फॉर्म होते हैं, अंदर ही फॉर्म होते हैं। ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो देखिए इसमें से लिगेंड्स कितने अटैच हैं, हर एक लिगेंड से एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका यूनिडेंटेट लिगेंड्स दिया हुआ है। यूनिडेंटेट लिगेंड्स केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये आपका न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड्स है, कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 लिगेंड्स ये हो गया, और Cl2 ये 2 लिगेंड्स हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 = 6 हो गया। तो मतलब है कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो गया, 6 हो गया भाई, ये 6 हो गया। तो मतलब है कि सेकेंडरी वैलेंसी इस कॉम्प्लेक्स में कितनी हो जाती है, 6, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाती है, +4। +4 में क्या आ रहा है, ± सिंबल हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस तो बहुत ही कम होगा, रेयर होगा, परंतु आ सकता है। ठीक है भाई। अब देखिए ये पार्ट हो गया, ये +4 हो गया, ये प्राइमरी वैलेंसी हो गया, और ये 6 क्या हो गया, सेकेंडरी वैलेंस हो गया। सेकेंड पॉइंट हम बातचीत करते हैं, इट इज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव, ओनली नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, एक ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव लिगेंड्स। ये यूनिडेंटेट भी हो सकते हैं, डाइडेंटेट हो सकते हैं, मान लो नेगेटिव होने चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में भी लिख देता हूँ। सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाई न्यूट्रल एंड नेगेटिव लिगेंड्स। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मुझे प्राइमरी वैलेंसी इस कॉम्प्लेक्स में निकालनी है, ठीक है भाई, अगर मुझे प्राइमरी वैलेंसी इस कॉम्प्लेक्स में निकालनी है, तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये जो आपका दिया हुआ है SO4, इसका भी चार्ज मैंने काउंट किया, इसका भी चार्ज मैंने काउंट किया। न्यूट्रल लिगेंड का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो 0 हो जाता है ना भाई, 0 हो जाता है। कितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स दिए हों, चाहे अंदर दिए हों ब्रैकेट के, चाहे बाहर दिए हों, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्राइमरी वैलेंसी जब हम निकालते हैं, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स का कुछ लेना देना नहीं हो, क्योंकि वो 0 हो जाता है। ठीक है भाई। अंदर क्या दिया है, Cl दिया है, इसका चार्ज हमने काउंट किया। बाहर क्या दिया है, SO4, इसका भी चार्ज हमने काउंट किया, टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही रीजन है जो प्राइमरी वैलेंसी है, नेगेटिव लिगेंड से ही केवल सेटिस्फाई की जाती है। मतलब है कि नेगेटिव लिगेंड्स को ही हम कंसीडर करते हैं टू कैलकुलेट द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स। ये पार्ट हो गया। अच्छा, मैं आता हूँ सेकेंडरी वैलेंसी में। सेकेंडरी वैलेंसी में लिखा हुआ कि सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिव लिगेंड्स। अब देखिए, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर होता है। अब देखिए सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोगों ने 4 काउंट किया हुआ है। ये नेगेटिव लिगेंड्स दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोगों ने 2 काउंट किया हुआ है। 4 + 2 = 6। सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाती है, 6। सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाती है, 6।
यही रीज़न है सेकेंडरी वैलेंसी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर चाहे न्यूट्रल लिगेंड्स हो चाहे नेगेटिव लिगेंड्स हो, उन दोनों को कैलकुलेट करके ही आप सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे। ठीक है भाई। और प्राइमरी वैलेंसी केवल नेगेटिव लिगेंड्स, तो ये पार्ट हो गया, ये भी नेगेटिव लिगेंड्स है, ये भी नेगेटिव लिगेंड्स है, तो इन दोनों का चार्ज इंक्लूड करके ये आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला हुआ है। सेकेंडरी वैलेंसी के केस में केवल इन्हीं लिगेंड्स को कंसीडर किया हुआ है, डजंट मैटर ये चाहे नेगेटिव हो चाहे आपका चाहे न्यूट्रल हो, दोनों को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, एक ही पार्ट हो गया। तो जो थर्ड पॉइंट है, तो इट इज आयोनाइजेबल, ठीक है, इट इज आयोनाइजेबल बाय नेचर। ठीक है भाई। और जो आपका सेकेंडरी बैलेंस हुई होता है, इट इज नॉन आयोनाइजेबल बाय नेचर, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है, बाय नेचर होता है। अब देखिए बहुत ही सिंपल पार्ट है, अगर आपका नेगेटिव लिगेंड्स अगर आपका इस ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है तो किस में चला जाएगा, आपका काउंटर आयन में चला जाएगा। बोलिए क्या मैं इसकी ब्रेकिंग यहाँ से कर सकता हूँ? ऑफकोर्स यहाँ से ब्रेकिंग कर सकता हूँ। तो अगर ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। तो बोलिए आयन के फॉर्म में स्प्लिट हो गया नहीं हो गया? क्या ये पार्ट आयोनाइजेबल है नहीं है? क्या SO4 को मैंने काउंट किया था टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम? हाँ, कैलकुलेट किया हुआ था, यूज किया था मैंने। मतलब है कि ये पार्ट आयोनाइजेबल है, ये Cl इसका -1 है, ये आयोनाइजेबल नहीं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो आपका नेगेटिव लिगेंड्स इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर या ब्रैकेट के बाहर जो डाला हुआ है, तो वो आपका आयोनाइजेबल होता है, तो वो आयंस में स्प्लिट होता है क्योंकि वो काउंटर आयन में चला जाता है। ठीक है भाई, ये नॉमेनक्लेचर में भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। अब देखिए सेकेंड पार्ट है, इट इज़ नॉन आयोनाइजेबल। खासतौर से अगर आप देखें, सेकेंडरी वैलेंसी आप डिटरमिन करते हैं उन स्पीसीज से जो प्रेजेंट हैं कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर, और ये पार्ट कभी भी ब्रेक नहीं होता है, ये पार्ट कभी भी ब्रेक नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस वजह से ये पार्ट आप कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ये होता है आपका नॉन आयोनाइजेबल, मतलब कि ये आयंस में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको आयंस में कन्वर्ट करना चाहें, देखिए कैसे टूटेगा, इसको मैं लिख देता हूँ फिर से। जैसे ये कंपाउंड्स मैंने ले लिया हुआ है, ये हो गया आपका FeNH3 ये Cl2 और ये दिया है आपका SO4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होगी तो अगर ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, तो ये Fe और ये NH3 हो गया भाई, NH3 ये 4 हो गया, ये Cl2 हो गया और ये हो गया आपका +2 और ये सल्फेट आयन ये SO4 2-, ये आयन्स बन जाएंगे भाई, ये पार्ट बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। तो इसी वजह से मतलब है कि जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी होता है ये आपका होता है नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है भाई। अच्छा, फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। जो आपका प्राइमरी वैलेंसी होता है ये होता है आपका नॉन डायरेक्शनल। चलिए इसके बारे में लिख देता हूँ, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। ठीक है भाई। और ये जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी होता है इट इज डायरेक्शनल बाय नेचर, डायरेक्शनल बाय नेचर। ये थोड़ा सा प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्शनल बाय नेचर बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सेकेंडरी एंड प्राइमरी वैलेंसी की। ये तो पार्ट बहुत क्लियर हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी आप कैसे डिटरमिन करेंगे। और दूसरा पार्ट जो होता है कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करें। अब देखिए भाई, खासतौर से अगर आप देखें नेगेटिव लिगेंड्स प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स। यहाँ पे अगर आप देखें इसका भी चार्ज है, इसका भी चार्ज होता है और ये पार्ट आपका आयोनाइजेशन में चला जाता है। ठीक है भाई। हम बातचीत कर रहे हैं नॉन डायरेक्शनल, जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, खासतौर से आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल। जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स ये होते हैं आपके डायरेक्शनल। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं NaCl ले लेता हूँ, क्या ये आपका आयनिक कंपाउंड है, ये Na+ Cl- होगा भाई। ठीक है भाई। अच्छा, मैं Cl को हटा करके मैं इधर कर देता हूँ, ये यहाँ उठा करके यहाँ पर डाल दिया, तो ये भाई ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो ये अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। कहीं भी इनकी पोजीशन इधर उधर घुमा दीजिए, वो एक ही, ये यहाँ पर क्या होगा, इनकी क्या है भाई, इनकी ज्योमेट्री नहीं चेंज होने वाली, इनमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो नहीं चेंज होने वाला है, ये सेम ही रहेगा भाई। इनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी, अगर चाहे उल्टा सीधा, चाहे ऊपर नीचे बाएं दाएं कहीं भी रखें, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, वहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर मैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करूँ तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया, CH4, क्या है, मीथेन। VBT थ्योरी में आ जाइए, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा VBT थ्योरी। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो क्या होगा भाई, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है भाई, कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ये केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं BH3 या BCl3 ले लेता हूँ तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा। इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 रहेगा। देखिए, जैसे जैसे अगर आप इनमें डायरेक्शन चेंज कर दे जाएंगे, बॉन्ड एंगल भी चेंज होता जाएगा। तो यही रीज़न है, इनकी ज्योमेट्री भी चेंज होने लगती है। कई सारी ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी हुई है भाई VBT थ्योरी में, लीनियर आयनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, आप चले जाइए इसमें से कोवैलेंट कंपाउंड्स में, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लानर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल हो गया, स्क्वायर बाइपिरामिडल हो गया, स्क्वायर प्लानर हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, तो ये सारी ज्योमेट्री हैं। तो क्या हो गया, इन सभी ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होता है और ज्योमेट्री भी डिफरेंट हो जाती है। बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होता है और इनका स्ट्रक्चर, इन कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है। मतलब कि कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होता है भाई, डायरेक्शनल बाय नेचर होता है। जो आयनिक कंपाउंड्स में केवल अट्रैक्शन ही है, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये पार्ट आप दिमाग में रखें। ये जो आपका होता है प्राइमरी वैलेंसी, सिंस ये आयोनाइज हो जाती है तो हम आयनिक बॉन्ड से ही रिलेट कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल है। और ये जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी होती है तो ये डायरेक्शनल बाय नेचर होती है। अब देखिए, एक और पार्ट में अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी को रिलेट करना चाहूँ, ये इंफॉर्मेशन आप लोग सीखेंगे किसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। इसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए भाई, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, ये आपका टेट्राहेड्रल होगा, ये तो स्क्वायर प्लानर भी होगा। ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल, और ये स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है। स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। ठीक है भाई, अगर इसमें से क्या हो जाएगा, अगर रोटेशन या डायरेक्शन ऑफ द एटम्स किया आपने, रोटेशन ऑफ द एटम्स, तो स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है या टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, परंतु अगर आपने स्पेशियल अरेंजमेंट अगर आपने चेंज किया हुआ है तो यहाँ पर इनकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी। इसी वजह से इनको बोला जाता है दे आर डायरेक्शनल बाय नेचर। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखें कि खासतौर से जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये होती है डायरेक्शनल बाय नेचर, और जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है ये होती है आपकी नॉन डायरेक्शनल बाय नेचर। ठीक है भाई। अच्छा, एक और पॉइंट हम लिख देते हैं, ये हो गया जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, इट इज सोन बाय डॉटेड लाइन। ये हो गया डॉट लाइन, तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं डॉट लाइन्स। ठीक है भाई, जब कभी भी कि ऐसे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डॉटेड लाइन आप शो करेंगे। एंड ये हो गया इट इज शोन बाय सॉलिड लाइन्स। ये सॉलिड लाइन हो गया। ठीक है, सॉलिड लाइन हो गया। अब देखिए भाई सॉरी, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ और उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में बात करते हैं, लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने वही सेम कॉम्प्लेक्स ले लिया, ये NH3 हो गया और ये Cl2 कर दिया, और यहाँ पर हम कर लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर Cl2 कर लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही सिंपल पार्ट। खास तौर से अगर आप देखें तो ये पार्ट आपका आयोनाइजेबल है क्योंकि काउंटर आयन हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखें, ये आपका प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी आपका प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, और ये जो दोनों पार्ट अंदर हैं, ये अंदर हैं, तो ये दोनों पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे किसको, सेकेंडरी वैलेंसी को, कि दोनों आपके लिगेंड्स हैं, ये जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेंट्रल मेटल एटम रख दिया Fe। ठीक है, अब मैंने बोला हुआ है कि बेसिकली जो लिगेंड्स होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं,
लिगेंड्स विच सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी उसको आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेकेंडरी वैलेंसी को डिटरमिन कर सकते हैं भाई, तो आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये NH3 हो गया, NH3 हो गया, NH3 हो गया और ये आपका NH3 हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई। अच्छा Cl2 भी तो है, तो Cl2 भी आप कर दीजिए, ये Cl कर दिया और एक Cl यहाँ पे कर दिया, ठीक है भाई, ये पार्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, खासतौर से जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनको डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें जो काउंटर आयन है, जो आयोनाइजेबल है, क्या ये नेगेटिव लिगेंड्स है? नेगेटिव लिगेंड्स है और प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से। Cl हो गया और ये डॉटेड लाइन हो गया, Cl हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद में हाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप दिमाग में रखें, ये जो आपका नेगेटिव लिगेंड्स है प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट। कोई भी नेगेटिव लिगेंड्स जो आपका कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स, डजंट मैटर ये इनसाइड कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है या डजंट मैटर ये आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है। अब देखिए भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज इट सेटिस्फाइज सेकेंडरी वैलेंसी आल्सो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिव लिगेंड्स। मतलब है कि एक ऐसा नेगेटिव लिगेंड्स जो आपका कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, फिर से ये सेंटेंस में रिपीट करूंगा, एक ऐसा नेगेटिव लिगेंड्स या नेगेटिव लिगेंड्स जो आपका कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, ये आपका प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ पर सॉलिड लाइन खींच दिया, ये आपका प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये डॉटेड लाइन कर दीजिए, ये पार्ट हो गया। तो एक चीज़ दिमाग में रखें, अगर आपका स्ट्रक्चर में केवल डॉट डॉट दिया है तो ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, ये प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको सॉलिड लाइन दिया है तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक ऐसी लाइन है जिसमें सॉलिड लाइन एज वेल एज और डॉटेड लाइन है, मतलब कि ये दोनों प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो खास तौर से अगर आप देखें तो ये जो दो लाइन है जिसमें से सॉलिड लाइन भी है और डॉटेड लाइन भी है, दोनों ये इस Cl को मेंशन किया गया क्योंकि ये Cl जो है ये Cl2 है, ठीक है। तो ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब इसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ। एग्जाम्पल लेने के पहले सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी के जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं उन्हें शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ। प्राइमरी वैलेंसी ये हो गया और ये हो गया आपका सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है भाई। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और ये रिप्रेजेंट करता है किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ठीक है भाई। इज सेटिस्फाइड बाई ओनली नेगेटिव लिगेंड्स, यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है भाई, नेगेटिव लिगेंड्स। और ये सेटिस्फाई बाय न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा रिवाइज करने के लिए, ठीक है भाई। अब इसके बाद में जो प्राइमरी वैलेंसी होती है क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है, आयोनाइजेबल होती है, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल, ये कर दिया भाई, नॉन आयोनाइजेबल, ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई। और इसके बाद में जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये होती है आपकी नॉन डायरेक्शनल, ठीक है भाई, ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है। और ये जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये होती है आपकी डायरेक्शनल हो गया, ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने सीखा हुआ था, प्राइमरी वैलेंसी आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका वर्नर्स थ्योरी का पूरा एसेंस, ठीक है भाई। जो पार्ट हम लोगों ने जो भी पॉइंट रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी सीखा हुआ है उन सभी पॉइंट को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है भाई। कैसे निकालना है प्राइमरी वैलेंसी, ये पार्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालना है, ये पार्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यानी कि प्रॉपर्टीज क्या है वो पार्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए एक और कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे हो गया कोबाल्ट, ये NH3 और होल 6 हो गया और यहाँ पर Cl3 दिया हुआ है।
अच्छा, क्वेश्चन पूछता है आप प्राइमरी वैलेंसी निकालिए। प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी है क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो प्राइमरी वैलेंसी अगर आप निकालें तो बहुत ही सिंपल पार्ट है, ये तो न्यूट्रल हो गया भाई। अमोनिया क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स दिया हुआ, यूनिडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड्स, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो इसका अगर -1 है तो ये 3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगी। चाहे आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा 6 × 0 और ये -1, ये ठीक है, प्लस कर लीजिए -3, ये ठीक है, इसको 3 ब्रैकेट -1 कर लेते हैं Cl के केस में, और ये 0 हो गया। तो कोबाल्ट -3 = 0 और कोबाल्ट = +3 आ जाता है। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्राइमरी वैलेंसी आपकी आ जाती है +3, ठीक है, हो गया भाई। अच्छा, मैं आपसे अगर सेकेंडरी वैलेंसी बोलता हूँ तो सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाई या रिप्रेजेंट सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव लिगेंड्स एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड्स इनसाइड कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट। ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है, केवल न्यूट्रल लिगेंड्स दिया हुआ है। कितना लिगेंड्स दिया है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6, मतलब है कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ जो उन्होंने सजेस्ट किया है, जो फॉर्मेट इन्होंने बताया हुआ है, तो सेंट्रल मेटल एटम लीजिए भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे 6 लिगेंड्स दिए हैं, वो ये आपके सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए 6 बना देते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया NH3 हो गया, NH3 डालिए, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, ये हो गया आपका NH3 और ये हो गया आपका NH3। 6 कर दिया भाई। और सभी को सॉलिड लाइन से किया हुआ, क्योंकि ये आपका इनसाइड कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट प्रेजेंट है, ठीक है भाई। आप देखिए, ये आपका काउंटर आयन है जो आयोनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, मतलब है कि इसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए ये Cl हो गया डॉटेड लाइन, ये Cl हो गया डॉटेड लाइन, ये Cl हो गया डॉटेड लाइन। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसी लाइन देखने को नहीं मिलेगी। रीजन क्या होता है? ये केवल आपको नेगेटिव लिगेंड्स के लिए ही यूज करना है, एक ऐसा नेगेटिव लिगेंड्स जो आपका इस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है। इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो कोई भी आपका नेगेटिव लिगेंड्स नहीं प्रेजेंट है, केवल न्यूट्रल लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो बस यहीं पर इसकी पूरा डिटेल्स फिनिश हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर मैं एक और कंपाउंड्स ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया कोबाल्ट, ठीक भाई, ये ले लिया NH3, ये हो गया 5 हो गया, ये Cl हो गया, और ये यहाँ पर कर देते हैं हम Cl2, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, इसमें मुझे क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो मिल गया भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी वैलेंसी में, डायरेक्टली हम जंप नहीं करते हैं। तो अगर मुझे निकालना है प्राइमरी वैलेंसी इन दिस कॉम्प्लेक्स, तो मुझे क्या निकालना है भाई? सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो ठीक है भाई, ये 0 हो गया, -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? +2, तो -1 उधर जाएगा, तो +2 + 1 = 3। आप चाहे निकाल लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3, ये प्राइमरी वैलेंसी आपको मिल जाएगी, +3 प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है भाई। सेकेंडरी वैलेंसी अगर आप निकालना चाहें, ऑक्सीडेशन रूल लगा लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। सेकेंडरी वैलेंसी अगर हम निकालते हैं तो भाई क्या है? इस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, किसके साथ में? सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो उन्हीं को आप बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। ये आपका यूनिडेंटेड लिगेंड्स, ये भी आपका यूनिडेंटेड लिगेंड्स, ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये 5 और 1, ये 6 हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया 6, ठीक है भाई। ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद में अगर मैं स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ कैसे, जो उन्होंने फॉर्मेट बताया, ये हो गया भाई। अब ये चलिए NH3 हो गया, ये NH3 कर लिया, ये NH3 कर लिया आपने, ये NH3 कर लिया, ठीक है, ये Cl कर लिया, ठीक है भाई। और एक NH3 आप यहाँ पे डाल दीजिए, NH3 कितने? 5 NH3 है ना, 1 2 3 4 5 हो गया, एक Cl दिया हुआ है। इस Cl को मैंने मेंशन किया सॉलिड लाइन से, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर है। ये भी आपका सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, परंतु ये Cl आपका प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि कोई भी अगर नेगेटिव लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, मतलब है कि वो नेगेटिव लिगेंड्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब है कि यहाँ पर आपको सॉलिड लाइन भी बनाना है और आपको डॉटेड लाइन भी शो करना है, ठीक है भाई। ये पार्ट, ये लाइन हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि ये आपका स्पीसी जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। अब इसके बाद में जो 2 Cl हैं ये आयोनाइजेबल है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी, ओनली प्राइमरी वैलेंसी। चलिए ऐसे कर दिया है, Cl हो गया डॉटेड लाइन। तो ये है आपका वनस थ्योरी। अब देखिए भाई, यहाँ पे
कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है, वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूँ, नहीं निकल पाएगा। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने सीखा हुआ है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमें मालूम होना चाहिए, लोन पेयर भी मालूम होना चाहिए। लोन पेयर के बारे में तो कहीं डिटेल आ नहीं रहा है भाई, यहाँ पर कहीं दिख रहा है लोन पेयर, ठीक है, वो तो है भाई, लोन पेयर था, उसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर लिया, पर वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अगर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, अपना लोन पेयर कहीं दे रहा है, तो कहीं अगर दे रहा है तो लोन पेयर उसका बचा क्या, कुछ डिटेल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे निकालना है, कुछ डिटेल नहीं है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो एग्जैक्टली आप स्ट्रक्चर भी नहीं डिटरमिन कर पाएंगे, ठीक है, एक ये पार्ट। अच्छा, यहाँ पे खासतौर से अगर आप देखें आगे आने वाली जो थ्योरी है तो वहाँ पे आप लोग सीखेंगे कि जब कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप डिटरमिन करेंगे तो वहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी का बहुत ही बड़ा रोल रहता है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है, ये आयोनाइजेबल जो काउंटर आयंस होते हैं, इनका कुछ रोल नहीं होता है। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब खास तौर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखा जाता है, उनको लेकर के हम स्ट्रक्चर डिटरमिन करेंगे। तो खास तौर से वर्नर्स जो थ्योरी है तो ये ओनली सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री को कैसे डिफाइन करती है, केवल सेकेंडरी वैलेंसी ही ज्योमेट्री को कैसे डिटरमिन करती है, ये पार्ट भी ये डिटरमिन या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, एक दूसरा पार्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में कई सारी स्पीसीज है, O2+ O2- दिया हुआ है, O2++ दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, इसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक करेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं भाई लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर आप डिटरमिन करिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये पैरामैग्नेटिक बाई नेचर या डायमैग्नेटिक बाई नेचर, नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर भी ये वर्नर्स थ्योरी फेल हो जाती है, ठीक है भाई। एक और पॉइंट, अगर मैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई, लाइट से रिलेटेड होता है, रोटेशन से रिलेटेड होता है, रेडिएशन रहेगा तो कलर रहेगा। तो खासतौर से अगर आप देखें इस कॉम्प्लेक्स के रोटेशन के बारे में बात करें, इसके कलर को डिटरमिन करना चाहें तो वो भी आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। इन्होंने थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई यहाँ पर जो इनके बीच में जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है ना, तो सेकेंडरी वैलेंसी खासतौर से इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ये बताया कि ये आपका डायरेक्शनल रहेगा, नॉन आयोनाइजेबल रहेगा। क्लियरली इन्होंने ये भी नहीं बोला कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये क्लियरली ये भी नहीं बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आप ये वर्ड आप यूज करेंगे नेक्स्ट थ्योरी में। परंतु हिंट दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, वो सभी प्रॉपर्टीज इन्होंने एक्सप्लेन कर दी, परंतु मेंशन नहीं किया कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह इन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी यूज किया, तो वर्ड सेकेंडरी वैलेंसी उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह यूज किया, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसका और डिटेल गया और वीबीटी थ्योरी में कई सारी इसकी जितनी भी लिमिटेशन थी वहाँ पर कवर की गई, और भी कुछ लिमिटेशन वहाँ भी आ जाती हैं। तो हम थर्ड थ्योरी में चले जाते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो जो इसकी लिमिटेशंस हैं उसको यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, और फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं सेकेंड थ्योरी के बारे में। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, ठीक है भाई, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, ये पार्ट हो गया, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए भाई, इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई some metals या only some metals form coordinate compounds, ठीक है भाई। यहाँ पे एक पार्ट हो गया। जैसा कि हम लोगों ने सीखा हुआ, शुरुआत में मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, इन जनरल 99% ऑफ द केसेस जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल होते हैं। एफ ब्लॉक में भी तो मेटल हैं, एस ब्लॉक में ही तो मेटल हैं। इन्होंने ये पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई जो आपके कुछ ही क्यों सर्टेन मेटल्स, ये भी नहीं बताया कि भाई डी ब्लॉक के ही क्यों। जो खासतौर से अगर आप देखें तो कुछ सभी मेटल्स में कुछ ही मेटल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी क्यों शो कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये पार्ट बेसिकली ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सभी मेटल्स
ये कॉम्प्लेक्सेस क्यों नहीं बना रहे हैं, ओनली फ्यू मेटल्स ही कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ तो ये पार्ट भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। आप देखिए भाई यहाँ पे अगर हम सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट आपका रिलेटेड है किसके, सेकेंडरी वैलेंसी से, ठीक है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन वाई secondary valency defines geometry of the complex, ठीक है, ये हो गया भाई। केवल सेकेंडरी वैलेंसी ही ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिफाइन क्यों कर रही है, ठीक है भाई, प्राइमरी वैलेंसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, ठीक है भाई। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में तो इट आल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो ये लिमिटेशंस हो जाती हैं, ठीक है भाई, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कुछ लिमिटेशन थी, इस वजह से ये वर्नर थ्योरी इन पॉइंट को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो इसके बाद में वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को रिकमेंड किया गया था। उस थ्योरी को पढ़ने के पहले वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, इसको अगर आप रीड कर रहे हैं तो ये आपका प्लेटिनम क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका अमोनिया दिया हुआ है। जब इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है तो कंपाउंड जो बन सकते हैं, देखिए यहाँ पर PtCl4 लिया हुआ है, 6NH3 लिया हुआ है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बन सकता है। इसके केस में ऐसा कॉम्प्लेक्स बन सकता है, इसके केस में ऐसा कॉम्प्लेक्स बन सकता है, और इसके केस में ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और ये इसके केस में ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है भाई। अगर इन सब्सटेंसेस के साथ में अगर आप AgNO3 की एक्सेस में रिएक्शन कराते हैं तो कितना AgCl यहाँ पर बनना चाहिए। AgCl क्या है, प्रेसिपिटेट रहेगा भाई, कितना AgCl बन करके यहाँ पर आएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक जितने भी नाइट्रेट होते हैं वो आसानी से वाटर में डिसोसिएट होकर के आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ये Ag+NO3 Ag+NO3 Ag+, ये हो गया भाई, ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए ये जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस है सिल्वर Ag+, अब यहाँ से Cl- आपको देखना है, और Cl- कौन सा होगा भाई, जो आपका काउंटर आयन होगा, जो आयोनाइजेबल, मतलब कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के जो आपका बाहर जो Cl दिया होगा वो आयोनाइजेबल होगा। प्राइमरी वैलेंसी के केस में मैंने बोला हुआ था कि जो नेगेटिव लिगेंड्स आपके कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बाहर होगा वो काउंटर आयन की तरह काम करेगा, वो आयोनाइजेबल होता है। इस वजह से प्राइमरी वैलेंसी के बारे में हम लोग लिखा है कि आयोनाइजेबल है भाई, ठीक है भाई। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी कर सकता है, और इसमें अगर आप देखें तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स इधर तो है नहीं, ये नेगेटिव लिगेंड्स, और ये आयोनाइजेबल है, मतलब है कि ये कितने Cl दे सकता है भाई, 4 Cl दे सकता है। मतलब इसको अगर ब्रेक करेंगे कितने Cl प्रोड्यूस कर देगा, 4, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बाहर ये Cl डला हुआ है। अगर अंदर होता वो ब्रेक नहीं होता, वो आयंस नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 Cl-। अब देखिए भाई यहाँ पर आपने डाला हुआ एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट डाला हुआ, यहाँ पर भी एक्सेस मतलब क्या है कि आप स्पेसिफिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप मेंशन नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है आप उतना यूज कर लीजिए। तो इस वजह से आप यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है। ऐसे ही होता है एक्सेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक नंबर मेंशन नहीं करना है, ठीक है भाई। मतलब है कि यहाँ से ये जो कॉम्प्लेक्स है आपको कितने क्लोराइड आयन दे सकता है, जो आयोनाइजेबल है 4 दे सकता है। तो मतलब 4 Ag आप यूज कर लीजिए, 4 Cl हो गया, तो कितने मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, 4 AgCl प्रोड्यूस कर सकता है इस तरह से। मतलब है कि ओवरऑल ये जो कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स में आपको ये डिटरमिन करना है कि इसमें काउंटर आयन जो आपके नेगेटिव लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बाहर कितने प्रेजेंट है।
ये कितने नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, कितने क्लोराइड आयन प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें अगर आप देखें तो इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो बेसिकली ये कितने क्लोराइड आयन दे सकता है, ये 3 दे सकता है भाई, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जब 3Cl- आयन जब ये रिलीज करेगा यहाँ से, ये Cl ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये आपका चला गया इनसाइड कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर से, और ये चला गया आपका किस में, ये काउंट हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी में जो नॉन आयोनाइजेबल है। तो ये क्या है भाई आपका, ये आपका प्राइमरी वैलेंसी है, ये Cl-3Cl- आयन मतलब 3AgCl, जितना Ag है आप वहाँ से ले लीजिए, यहाँ से Ag प्लस, और 3Cl- आयन मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल आएगा। ठीक है, इसके केस में अगर हम बात करें तो यहाँ से कितने आयन से दे सकता है, 2, तो यहाँ से 2AgCl बन जाएगा। आपको देखना है ये कितने Cl- आयन ये रिलीज कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल है। इसके केस में अगर आप देखें तो केवल एक ही Cl रिलीज करेगा एज ए आयन, तो यहाँ पर केवल एक ही मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl बनेगा। इसमें अगर आप देखें इसमें कितने Cl कितने हैं, 4 हैं, परंतु ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर डले हुए हैं, ये नॉन आयोनाइजेबल हैं क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट है। हालांकि ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, परंतु ये आयंस में तब्दील नहीं होगा, आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर डला हुआ है। ठीक है भाई, तो मतलब है कि अगर इसको वाटर में डालेंगे तो एक भी आयन रिलीज नहीं करेगा, मतलब एक भी Cl- आयन नहीं रिलीज करेगा, और जब Cl- आयन नहीं रिलीज होगा तो ये Ag प्लस Cl- आयन से कंबाइन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर एक भी AgCl का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखेगा कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, परंतु बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से इस पार्ट को समझ सकते हैं। शुरुआत में मैंने बोला हुआ था कि जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी हैं। ठीक है भाई, तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सेकेंड थ्योरी के बारे में, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।